हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉर्ट रिवीजन क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन चैप्टर। ये आपकी केमिस्ट्री की जहाँ तक है सेकंड लास्ट वीडियो होगी। बाकी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं, इनसे बाहर नहीं आएगा। और कुछ क्वेश्चन जो फैक्चुअल होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। फिर आपका पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसी को रिवाइज करिए, उसके पीवाईक्यूज करिए और आपकी केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स के बारे में। फिर हमें पढ़ना है आपका हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। फिर हमें पढ़ना है आईयूपीएसी नेमिंग के फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म और सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें हम इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा इसमें से डीप में पूछता है, आरआरबी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको इसको ध्यान से समझना है। कार्बन कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 6, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई है? 2 4। अब किसी भी आपके शेल को कंप्लीट करने के लिए, आपको स्टेबल करने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स? 8 चाहिए होते हैं। यहाँ पर कितने हैं? 4। तो अभी क्या कर सकता है? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, है ना। तो अब ये दोनों चीज़ कर सकता है। इसके बाद 2 ऑप्शन हो गए हैं। लेकिन कार्बन के साथ क्या होता है? अगर उसने गेन करे 4 इलेक्ट्रॉन्स तो वो क्या बन जाएगा? C-4 बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले लिए मतलब इलेक्ट्रॉन्स ले लिए मतलब नेगेटिव -4 हो गया। तो ये इसके लिए जो इसका कार्बन का न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है। तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन तो पहले से होंगे उसके। क्यों? क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो 6 तो प्रोटॉन्स होंगे पहले से उसके पास और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 6 तो पहले से थे ही और आपने 4 ले लिए, गेन कर लिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन सबको होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है न्यूक्लियस के लिए, इसीलिए कार्बन गेन नहीं कर सकता। अच्छा, अगर कार्बन गेन नहीं कर सकता तो लूज़ कर देगा, वो भी तो एक ऑप्शन है। तो अगर वो लूज़ करता है तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को लात मार के बाहर फेंक सके अपने शेल में। शेल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये न्यूक्लियस है। पहली शेल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाद में कितने होंगे इसके कार्बन के? 4। 1 2 3 4। अब ये 4 गेन कर लेता है स्टेबल करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में दिक्कत आएगी। लेकिन ये लूज़ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन 4 इलेक्ट्रॉन को लात मारने के लिए भी तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो भी नहीं मार पाएगा। तो इसलिए कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, ना तो लूज़ कर पाता, ना गेन कर पाता। मतलब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, इसी का मतलब है कि वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो वो क्या करेगा? अब वो चलाएगा अपना गठबंधन। गठबंधन मतलब क्या हो गया आपका? शेयर करेगा वो। शेयर करेगा मतलब वो कार्बन जो है अब वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कार्बन शेयर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या करता है वो ट्रांसफर नहीं करता इलेक्ट्रॉन, अब वो शेयर करेगा। किसके साथ? अपने दूसरे कार्बन के साथ या फिर कोई और अलग एलिमेंट के साथ, और वो अपनी स्टेबिलिटी बनाएगा। जब वो शेयर करेगा उसी को बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कुछ एग्जांपल समझते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के, जिससे हमें आगे चल के आसानी होगी कि जब हम बॉन्ड वगैरह बनाएंगे तो कैसे बनते हैं। जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो ये कैसे बना? तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 1। तो इसको कितने चाहिए? अब एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक चाहिए। दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक चाहिए। तो ये दोनों आपस में पास पास आएंगे, कहेंगे भाई जब तुझे ज़रूरत होगी तो तू अपना मुझे इलेक्ट्रॉन शेयर कर दियो और मैं बोलूँगा मैं स्टेबल हो गया। जब मुझे ज़रूरत होगी तो तू अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दियो और मैं कह दूँगा मैं स्टेबल हो गया। इस तरह से दोनों शेयर कर लेते हैं एक-एक इलेक्ट्रॉन और अपने आप को दिखाते हैं कि मेरे पास 2 हैं। जैसे इस हाइड्रोजन बोलेगा देखो भाई मेरे पास 2 हैं। ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा देखो भाई मेरे पास 2 हैं। देखिए एक्चुअल में कितने-कितने हैं इनके पास? 1-1 ही है खाली। ठीक है? तो इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाना। सेकंड एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे Cl2। इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 17। कितना हो जाएगा? 2 8 7। अब ये जो Cl है इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ऐसे ही दूसरा Cl होगा, उसके पास कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों को कितने-कितने चाहिए? 1 चाहिए। तो ये आपस में क्या कहेंगे भाई? हाथ मिलाएँगे, कहेंगे हाथ मिलाओ भाई। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब इसने बोला भाई तुमने मुझे अपना एक रख लो, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं कह दूँगा मेरे पास 8 हो गए हैं। जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम मेरा वाला एक इलेक्ट्रॉन ले लेना और तुम बोल देना 8 है, बराबर है। तो हमने शेयर कर लिया एक-एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग। और एग्ज़ाम्पल देखें तो ये तो हो गया, देखो एक-एक इलेक्ट्रॉन वो करा है, ट्रांसफ़र करा है, वो सॉरी शेयर करा है। लेकिन अब आते हैं O2 पे। O2 में क्या होता है? भई इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 6। अब ऑक्सीजन को कितने चाहिए? ऑक्सीजन को चाहिए आपके 2, क्योंकि 6 तो है ही उसके पास, तो ये क्या करेगा? वो कहेगा 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन के पास कितने हैं?
1 2 3 4 5 6। अब ये पास-पास आएँगे, कहेंगे भाई तू जो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये मुझे शेयर कर दे, मैं अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दूँगा और हम 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कौन-सा बॉन्ड बना रहे हैं? डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो हमने ऐसे कर दिया देखो, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला है ऑक्सीजन पहला वाला, ये क्या बोलेगा कि देख भाई मेरे पास 1 2 3 4 5 6 तो थे ही और मैंने तेरे 2 ले लिया और मेरा बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ही ये बोलेगा भाई मेरे पास 6 थे, मैंने तेरा वाला ले लिया और मैं बन गया ये। और ये कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन करे ऐसे हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो ये कैसा बॉन्ड हो गया? ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक बात है। अच्छा, ऐसे ही एक होता है N2। N2 में क्या होगा? ध्यान से देखना, N2, अब इसका कितना नंबर होता है? इसका होता है 7 N2 मतलब नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन का कितना होगा एटॉमिक नंबर? 7। कितना हो जाएगा एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन? तो हो जाएगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन 2 5। अब इसको कितने चाहिए? 3 चाहिए, तो ये कहेगा 1 2 3 4 5। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन होगा, वो कहेगा 1 2 3 4 5। अब वो कहेगा भाई मुझे जो है ना कितने चाहिए? 3 चाहिए, तुम्हें भी कितने चाहिए? 3 चाहिए, तो जरा पास-पास आओ। तो ये पास-पास आए, आगे पास-पास। अब इसने बोला कि एक काम करो, जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बताना और मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ले लूँगा, तुम मेरे ले लेना। देखो ये हो गए इसके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे ही इसके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाया? तो इसने 3 का बनाया, तो इसलिए ये कैसा बॉन्ड हो गया? ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में 4 और 3 तरह से बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा, जैसे CH4। CH4 में क्या है? कार्बन। कार्बन के पास कितने होते हैं? कार्बन का नंबर होता है, मैंने बताया 4। इसको कितने 6, इसको कितने चाहिए? 2 4 मतलब 4 चाहिए, तो 4 हो गए। अब एक हाइड्रोजन बोलेगा भाई मुझे भी एक चाहिए, तो ये मिल जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन आया, बोला भाई मुझे भी एक चाहिए, ये भी मिल जाएगा। तीसरा हाइड्रोजन आया, उसने कहा भाई मुझे भी एक चाहिए, तो ये वाला भी मिल गया। चौथा हाइड्रोजन आया, उसने भी कहा मुझे एक चाहिए, तो ये भी मिल गया। तो इस तरह से कार्बन के पास कितने हो गए? एक एक हाइड्रोजन के ले लिए, 4 उसके पास थे ही, तो उसके पास हो गए 8। ऐसे ही हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? उसने एक कार्बन के साथ ले लिया, इसने एक कार्बन के साथ ले लिया, इसने एक कार्बन के साथ ले लिया और इसने एक कार्बन के साथ ले लिया। तो ऐसे बन के बॉन्ड बन गया हमारा CH4। तो ऐसे भी बॉन्ड बनता है। कुछ 1-2 स्ट्रक्चर है जो आपको याद होने चाहिए, जैसे एसिड फॉर्मेशन ऑफ S8। एसिड क्या होता है? एसिड होता है सल्फर। सल्फर जो होता है वो अपने 8 मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? याद होना चाहिए। या तो वो रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, रिंग स्ट्रक्चर पेपर में आता है। कैसा होगा? एस 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 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। या वो बनाएगा एक क्राउन स्ट्रक्चर, क्राउन स्ट्रक्चर। क्राउन, क्राउन मतलब क्या होगा? ताज। ताज कैसे? एस 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 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पर 8। ठीक है, तो ये हो गया क्राउन स्ट्रक्चर। तो ये 2 तरह के सल्फर स्ट्रक्चर बनाता है, ये पेपर में आता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे? अब जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वो आयनिक बॉन्ड से थोड़े से कम, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इतने नहीं होते हैं, आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड जो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है, वीक होती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होता है ना? कोई चार्ज पार्टिकल नहीं बनता है। जैसे आपका आयनिक बॉन्ड में क्या बनता था? Na+, इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर हो गया था, तो Na+, Cl में एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो Cl-1। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। तो ये आपका ट्रांसफर होता है, जहाँ पर ट्रांसफर हो वहाँ पर क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जहाँ पर शेयर हो वहाँ पर क्या हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे आता है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं वो प्रॉपर्टी होती है कोई भी एलिमेंट की, वो एक है तो वो सिंगल ही प्योर फॉर्म में, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, है ना? मतलब है उसके अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो अपनी फॉर्मेशन अलग कर लेता है। जैसे कोल है ना? कोल जो है वो अगर आप उसको, स्ट्रक्चर उसका ऐसा है, टेट्राहाइड्रल बोलते हैं इसको, तो ये बन जाएगा डायमंड। डायमंड, है ना? और अगर कोल का स्ट्रक्चर हो गया ऐसा, कैसा स्ट्रक्चर है ये? हेक्सागोनल टाइप का, तो हेक्सागोनल लेयर, तो ये बन जाएगा ग्रेफाइट। दोनों के दोनों कोल हैं, लेकिन इनका फॉर्मेशन, इनका स्ट्रक्चर अलग है, इस मारे ये अलग दिख रहे हैं। अब जैसे डायमंड है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर क्या है? एक कार्बन लगा हुआ है, एक कार्बन लगा हुआ है, एक कार्बन लगा हुआ है, और यहाँ पर
एक कार्बन लगा हुआ है और इससे एक मिनट गलत हो गया हाँ, तो ये कार्बन लगा हुआ है, ये एक कार्बन लगा हुआ है, ये एक कार्बन लगा हुआ है। मैं इस एक स्ट्रक्चर एक सेंटर वाले कार्बन से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब जो डायमंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। वेरी हार्ड होता है, नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हमें पता है। और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हार्डेस्ट होता है। और ये यूज़ कहाँ पर होता है? ये आपके ग्लास को काटने में हेल्प करता है, कटिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह। और भाई मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी में भी यूज़ होता है। अब ग्रेफाइट पे आता है। ग्रेफाइट पे क्या होता है? वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू यहाँ पर ये आपस में लेयर जुड़ी होती है, और ये जो लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ ये है, डायमंड से हल्का होता है, स्लिपरी होता है, लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है जैसे पेंसिल की नोक। और ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, ओपेक। भाई ओपेक है, ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, दिखता भी नहीं उसके अंदर से। लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ होता है, पेंसिल में यूज़ होता है, हमें पता है ग्रेफाइट के बारे में। ये पता रखिए। एक होता है जो केमिकली बनाया, वो लेबोरेटरी बनाया गया है, उसको बोलते हैं C60। C60 में कितने कार्बन होते हैं? कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहली चीज़। और एक ऐसी फॉर्म में होता है, ये होता है आपका स्पेरिकल फॉर्म में, स्पेरिकल फॉर्म, ठीक बात है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम होता है बुक मिनिस्टर फ्लोरेंस, उसका दूसरा नाम होता है C60। ये आपको पता है एरोट्रॉप्स के बारे में। अब कार्बन इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है? कार्बन के साथ इतने सारे क्यों होते हैं? कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। कार्बन मीथेन बनाता है, इथेनॉल बनाता है, कीटोन्स बनाता है आपके, और क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में यूज़ होता है ना। तो अलग अलग जगह यूज़ होता है, एल्डिहाइड में यूज़ होता है। तो कार्बन की ऐसी क्या बात है? तो कार्बन की ऐसी 3 बात है। कौन कौन सी? पहली है कैटिनेशन, दूसरी टेट्रावेलेंसी, और तीसरी मल्टीपल बॉन्ड। कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन अपने साथ ही मिलके बहुत लंबी लंबी चेन बना देता है, ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो लंबी चेन बना देता है तो ज़्यादा कंपाउंड होंगे, जितनी ज़्यादा लंबी चेन उतनी ज़्यादा वो कंपाउंड होंगे। वो चेन के साथ साथ आपके डबल बॉन्ड भी बना देता है साथ साथ, और वो रिंग भी बना देता है ऐसे। जैसे आपने पढ़ा होगा बेंजीन का रिंग होता है ना, तो वो सब रिंग बना देता है। तो ऐसी वो चेन भी बना देता है, स्ट्रेट भी बना देता है, लॉन्ग भी बना देता है। तो इस माने कैटिनेशन प्रॉपर्टी उसकी यही बोलती है कि लॉन्ग चेन बनाना या रिंग बनाना। तो उसकी पहली खास बात ये है। दूसरी क्या है कि कार्बन को कितने चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन? 4। तो वो 4 लोगों के साथ अलग अलग शेयर कर सकता है। या तो अपने साथ कर लेगा, या हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, किसी के साथ भी कर सकता है, या Cl के साथ कर देगा, तो किसी के साथ भी कर सकता है। तो उसको बोलते हैं कार्बन अपनी चेन बनाता है, वो चेन भी बना सकता है, और अपने अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपकी टेट्रावेलेंसी होती है तो शेयर भी कर सकता है। तीसरा है आपका कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये कार्बन की एक खास बात हो गई। अब कंपाउंड जो कार्बन से बनते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। चाहे उसके अंदर कुछ भी मिला हो, अगर कार्बन है साथ में तो कार्बन के कंपाउंड को बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है ओनली, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का सिर्फ इतना याद रखना कि ये होता है सिंगल बॉन्ड वाले। जो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे वो होंगे सैचुरेटेड, जैसे कि एल्केन। और अनसैचुरेटेड होंगे आपके जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों हो, याद रखिएगा। डबल और ट्रिपल दोनों हो तो वो होते हैं अनसैचुरेटेड, जैसे एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। चलो, ये भी आपको पता लग गया एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में। तो एल्केन क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन का दूसरा नाम पेपर में बहुत पूछा जाता है, वो होता है पैराफिन्स। क्या होता है? पैराफिन्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ C2H6, तो ये कौन सा है? तो आप देखोगे, अच्छा कार्बन कितने हैं? 2। अगर कार्बन 2 है तो 2n करोगे, कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, प्लस कितना ऐड हुआ है 4 के बाद? 2 ऐड हुआ है, तो उसका मतलब कौन सा हो गया ये? तो आप कहोगे ये जो है वो एल्केन है। समझ में आई? जैसे एल्कीन आ जाता है आप सेकंड पे, उसमें क्या होता है? जिसमें वन और मोर डबल बॉन्ड हो, जिसमें डबल बॉन्ड हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं ओलिफिन्स। इनका दूसरा नाम क्या होता है? ओलिफिन्स। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। जैसे मैंने बोला C10H20, तो एकदम समझ जाओगे कि भाई यहाँ पर कुछ ऐड तो नहीं हो रहा। नहीं, अगर n 10 है तो 10 के बाद 2n करेंगे तो कितना हो गया? 20। तो 20 में कुछ ऐड तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एल्कीन, ठीक बात है। तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में होता है CnH2n-2, जैसे C4H6। तो आप कहोगे n कितना हो गया? 4।
तो 2n कितना होगा 8। अब इसमें 8 में से कितना माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। अगर माइनस हो रहा है मतलब क्या हो गया, ये आपका एल्काइन हो गया। ठीक है, अब याद रखिएगा जो एल्कीन है या एल्काइन है, इनको इनमें क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये बात पता होनी चाहिए। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा इसका मतलब क्या होगा, कार्बन के साथ एक और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 2 कार्बन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर भी अगर डबल बॉन्ड चाहिए तो 2 कार्बन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया n इक्वल टू यहाँ पर कितने होने चाहिए, 2 कार्बन तो होने चाहिए यहाँ पर। तो n इक्वल टू 2 मतलब 1 यहाँ पर नहीं हो सकता। एल्कीन और एल्काइन में जो आपका नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे और n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यह बात हमें पता रखी है। अब आते हैं IUPAC नेम कि हम कार्बन के नाम कैसे रखते हैं। भाई एक आपका जैसे प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है। जैसे आपका कुछ नाम है तो सबसे अमिताभ बच्चन है जैसे, तो आगे क्या आएगा अमिताभ और पीछे क्या आएगा बच्चन, तो क्या हो गया अमिताभ बच्चन। तो ये IUPAC नेम होता है। कैसे रखते हैं, अमिताभ कैसे रखेंगे और बच्चन कैसे रखेंगे, मतलब सब प्रीफिक्स कैसे रखेंगे, सफिक्स कैसे रखेंगे, इसका एक मेथड है, ध्यान से समझना। प्रीफिक्स क्या होता है, वो जितने कार्बन है, जब मान लो तुम्हारे पास 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है। जैसे मैंने पहले एक फॉर्मूला ले लिया C6H12। सबसे पहले होता है एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो n देखोगे कितना है 6 है ना। 6 का क्या हो रहा है, 2n करो कितना हो गया 12। तो 12 मतलब क्या हो गया, कौन सा फॉर्मूला हो गया, CnH2n। अगर ये फॉर्मूला है तो किसका हो गया, ये फॉर्मूला हो गया एल्कीन का। तो तुम्हें ये पता लग गई ये क्या चीज़ है, ये एल्कीन है ना, एल्कीन है, ये बात पता लग गई है। कितने कार्बन है इसमें, 6। अगर 6 है तो मैं क्या बोलूँगा, हेक्स। तो प्रीफिक्स क्या हो गया हमारा, हेक्स, है ना। अब आते हैं सफिक्स पे। अब ये है क्या, एल्कीन है। अगर एल्कीन है तो लास्ट के तीनों वर्ड ले लो, कितना हो गया, ईन। तो क्या बन गया ये बन गया हेक्सीन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल और लेते हैं C8H14। तो आप क्या कहोगे भाई, n इक्वल टू कितना हो गया 8। तो 2n इक्वल टू कितना हो गया 16। 16 में क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। अगर 2 माइनस हो रहा है मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n-2। अब -2 हो रहा है तो ये बन गया एल्काइन, एल्काइन। अब मैंने यहाँ पर 7 तक लिख रखे हैं, 7 का भी लिख देना। इसका होता है सेप्ट और 8 का होता है ऑक्ट, है ना। ये इसको हेप्ट बोलना, हेप्ट या सेप्ट दोनों बोल सकते हैं। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया 8 है तो क्या हो गया ऑक्ट, ऑक्टाइन। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं, इनके नाम याद होने चाहिए। 7 तक या 6 तक ही आते हैं पेपर में, मैंने बस आगे बता दिया 7 8 का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। एल्कीन ने तो लास्ट के 3 वर्ड, लास्ट के 3, लास्ट के 3 ये लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल और लिखते हैं फटाफट। जैसे मैंने बोला C5H12। तो ये क्या हो गया, तो कहोगे भाई n कितना है 5। तो 2n कितना हो गया आपका, n मतलब कार्बन के पास जितने एटम है। तो ये कितना हो गया 2n, 5 2 10। तो कितने ऐड हो रहे हैं 2, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया CnH2n+2। तो कौन सा हो गया, ये हो गया एल्केन। ये बात पता लग गई हमें। अगर ये एल्केन है तो 5 है तो कितना हो गया पेंट, हमने अभी देखा था, ये रहा 5 है तो पेंट। तो ये क्या हो गया पेंटेन। ठीक बात है। अच्छा एक बात और, एक और है, थोड़ा सा बना के बता देते हैं। जैसे CH3CH2CH3। अब इसका कैसे बताओगे, तो कहोगे भाई इसमें कार्बन कितने हैं, 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं, तो ऐसे मिला लो इसको, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 7 8, 8 है। तो इसमें n कितना है 3, 2n कितना हो गया 6, कितना ऐड हो रहा है 2। क्या फॉर्मूला बन गया CnH2n+2, क्या बन गया ये एल्केन। अगर ये एल्केन है, कार्बन कितने हैं तो 3 है, 3 को क्या बोलते हैं प्रोप, तो प्रोपेन। अगर 4 है तो क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे ब्यूट को, 2 है तो क्या बोलेंगे इथ को बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने बोला कि क्या ये कंपाउंड बन सकता है, मिथीन और मिथाइन और मीथेन, ये 3 है, बन सकते हैं क्या, कहोगे एन मतलब ये एल्केन है। अगर ये एल्केन है तो हमें पता लग गई है एल्केन है। और मिथ मतलब क्या हो गया, कार्बन कितने होने चाहिए 1। तो सी, अगर सी मतलब है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए 4, तो 4 हो गए। ठीक बात है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये मिथीन बन गया तो बन सकता है। अब मिथीन, इन मतलब क्या हो गया एल्कीन, एल्कीन और मिथ मतलब कार्बन कितने होने चाहिए 1। लेकिन मैंने अभी ही बताया कि एल्केन के बाद एल्कीन और एल्काइन में क्या होगा, मतलब हमारे पास 2 कार्बन होने चाहिए कम से कम। तो हमारा मिथीन नहीं बन सकता, मिथाइन नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें कितने होने चाहिए 2 कार्बन होने चाहिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए, लेकिन वो 2 कार्बन होते नहीं है। मिथ मतलब क्या हो गया 1 कार्बन, तो ये भी नहीं बन सकता है। ठीक बात है, चलो ये भी आ गया हमें समझ में। अब क्या बताना है, अब हमें इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, सिंपल सी बात है, मैंने बोला C3H8, ध्यान से समझना। सबसे पहले कार्बन ये बता दो ये है क्या, तो फिर देखोगे n कितना है 3, 2n कितना हो गया
आपका 6 मतलब 6 + 2, तो ये फॉर्मूला बन गया CnH2n+2, ये हो गया एल्केन। चलो ये भी समझ में आ गया आपको। अगर ये एल्केन है तो सब के सब कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। तो सब जितने भी कार्बन है सब पे सिंगल बॉन्ड लगा दो। 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 8। देखो 1 2 3 4, तो कार्बन के पास कितने हो गए? देखो इसके पास 4 हो गए। कैसे भाई? एक तो कार्बन के साथ बनाना था, ये रहा एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। तो इस कार्बन के फुलफिल हो गए, 4 चाहिए थे, 4 मिल गए हैं। ठीक है, सेम। अब आ जाता है यहाँ पर, ये लो। अब आता है इस कार्बन पे, इसमें एक ये रहा, दो तो है, एक ये रहा और एक ये रहा इस कार्बन के पास। तो अब कितने चाहिए इसको? 2 चाहिए हाइड्रोजन, तो 2 लगा दिए। अब इस कार्बन पर आ जाओ, इसके पास सिर्फ एक है, ये वाला। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कितने लगेंगे? 1 2 3। क्या हाइड्रोजन 8 हो रहे हैं मेरे पास? अब क्यों? C3H8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा स्ट्रक्चर सही है। अब एक और बनाते हैं, हम बनाते हैं C2H4 का। कैसे समझते हैं? C2 मतलब पहले बात तो ये देखो कि है क्या ये। तो N कितना है? 2, 2N कितना हो गया? 4, और ये 4 ही है। तो हमारा मतलब कितना हो गया? ये हमारा हो गया CnH2n हो गया। और ये 2 है, 2 मतलब कितना हो गया? ये हो गया इथ इथ, और ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड है। और ये क्या बन गया? एल्कीन। ध्यान से देखना, एल्कीन। हाँ, अगर कीन है तो क्या होगा? डबल बॉन्ड है, तो ये बन गया इथीन। समझ में आ गया? मतलब मैंने क्या करा, एन की डबल करा, 4 आ गया, 4 के 4 बराबर है, कोई ऐड नहीं करना, कोई माइनस नहीं करना, मतलब एल्कीन है ये। अगर एल्कीन है तो क्या बन गया? ये इथीन बन गया। अगर ये इथीन बन गया तो कितने कार्बन है? पहले कार्बन लिखो, 2 कार्बन है। अब इनके बीच में ईन है, मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, और 2 ही कार्बन है, तो डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। अच्छा, अगर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया तो अब बात करते हैं आगे। कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। कैसे? अब इस कार्बन के पास कितने होंगे? पहले वाले कार्बन के 2 तो है ही, 2 और लगा दो। सही है। इस कार्बन के पास कितने हैं? 2 तो है ही बॉन्ड में, 2 और लगा दो, 4। अब फुलफिल हो गया, सही बात है। तो ये बन गया हमारा एल्कीन। तीसरा देखना, प्रोपाइन। प्रोपाइन। अब प्रोपाइन कैसे बनेगा? ध्यान से देखना कि प्रोपाइन बोल दो। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो C3H4। कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि इसमें प्रोप का मतलब क्या होता है? N इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो अगर N इक्वल टू 3 है तो CnH2n-2 होता है। आइन का फॉर्मूला, आइन मतलब एल्काइन। तो मैंने 3 पुट कर दिया, C3, 3 तो 6 -2, तो कितना हो गया? C3H4। इसी मैंने यहाँ पर लिख दिया C3H4। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। किसी भी एक में क्या लगेगा? आइन है तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड, किसी भी एक में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, या तो यहाँ पर लगा दो या फिर यहाँ पर लगा दो। मैंने यहाँ पर लगा दिया, 1 2 3। अब इस पे लगा दिया। अब ध्यान से देखना, अब इस कार्बन के लिए, एक सेकेंड, हाँ, इस कार्बन के लिए आपके कितने हो गए? 1 2 3 तो है ही, एक हाइड्रोजन लगा दिया। ऐसे ही इस कार्बन के लिए 1 2 3, तो ये ट्रिपल 3 बॉन्ड तो ये रहे, और इस कार्बन के लिए एक ये रहा, तो ये भी 4, ये तो बराबर ही है। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, इसका एक तो है ही, इसके पास कितने हो गए? 1 2 3। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया? C 1 2 3, और एक कार्बन के साथ मिल गया। कार्बन का साथ क्या हुआ? एक तो है ही ये वाला जो अभी लगाया, और 3 ये वाले, 3 और 1 4 बराबर हो गए। इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 है ही, इसके बाद एक और आ गया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4, यही तो फॉर्मूला है C3H8। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। कुछ स्ट्रक्चर याद भी कर लेना, कि जैसे एक आता है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12। ये याद करने का है। कैसे बनेगा? ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। सही है। एक 2 कार्बन है ही, 2 कार्बन और लगा दिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन और लगा दिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन और लगा दिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगा दिए, मतलब 1 2 बॉन्ड तो है ही यहाँ पर, 1 और 2, है ना, और 2 और लगा दिए, ऐसे ही यहाँ पर लगा दिए 2, ऐसे ही यहाँ पर लगा दिए। सही है। तो ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन। अब आते हैं पांचवा, बेंजीन। ये भी बहुत पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। क्या रट लेना है इसको? कितने कार्बन? 2, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए आपके। और इसमें क्या होता है? पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है। अब 1 2 3 4, इसके पास 4 हो गए। इस कार्बन के पास कितने हैं? इस वाले सेकंड वाले भाई वाले पास तो कितने? 1 2 3 और एक आ गया हमारे पास 4। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 और एक आ गया, मैंने लगा दिया 4, ऐसे ही यहाँ पर लगा दिया 4, ऐसे ही यहाँ पर लगा दिया चौथा, और यहाँ पर लगा दिया। तो ये कितने हो गए हाइड्रोजन? 6 हो गए हाइड्रोजन, और C कितने हैं? 6। तो ये आपका याद करने के लिए आना चाहिए, पेपर में आता है।
अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप पे क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होता है कि वो एक ऐसा ग्रुप जिसमें मतलब हाइड्रोकार्बन का ही ग्रुप होता है, जिसमें आपका कोई ना कोई फॉर्म मतलब फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन लगा होगा, जैसे OH लगा होगा, जैसे CHO लगा होगा, जैसे CO लगा होगा, जैसे CHO लगा होगा, जैसे OH लगा होगा, और जैसे COOH लगा होगा। तो ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे Br लगा होगा, क्लोरीन लगा होगा, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप लगना किसी भी हाइड्रोकार्बन के पीछे। तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। इसमें भी आपका प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ऐसे लिखते हैं कि पहले प्रीफिक्स आएगा फिर सफिक्स आएगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने बोला CH3Cl, तो तुमने देखा यहाँ पर Cl लग रहा है, तो एकदम पहले ग्रुप आएगा कौन सा? हेलो ग्रुप। ये आता है हेलो ग्रुप। जहाँ पर भी Cl Br लगाओ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये लगाओ, तो वो होता है हेलो ग्रुप। तो इसमें लास्ट में क्या लगा होगा? Cl और Br। इसका प्रीफिक्स क्या होगा? क्लोरो और ब्रोमो। और इसका सफिक्स क्या होगा वो हम समझते हैं अभी। अब देखो CH3Cl, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कार्बन कितने हैं? कार्बन एक है आपका। हाइड्रोजन कितने हैं? एक, दो, तीन। अब इस हाइड्रोजन कार्बन को कितने चाहिए? एक चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? क्लोरीन लगा दिया। तो ये आपका हो गया आपका CH3Cl। अब ये क्या है कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो प्रीफिक्स क्या होगा इसका? तो मैंने बताया प्रीफिक्स तो होगा इसका क्लोरो या ब्रोमो। यहाँ पे क्या लग रहा है? क्लोरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरो। और ये मीथेन है, वो कौन कितने कार्बन है इसमें? इसमें है एक कार्बन, मतलब मिथ। मिथ आ गया। और सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो आपको हो गया सिंगल बॉन्ड। तो क्या आ जाएगा? क्लोरो मीथेन। तो ये आपका एक आपका फॉर्मूला बन गया क्लोरो मीथेन। ठीक बात है। अच्छा, अब आगे आ जाओ सेकंड पे। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका CH3CH2OH। अब पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनता है भाई? यहाँ पर OH लग रहा है, तो जैसे ही OH लगेगा तुम कहोगे ये आ गया दूसरा आपका फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया OH ग्रुप, मतलब एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं एक बार। C, एक, दो, तीन, और एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा। ये ऐसे हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा होगा, और ये एक जुड़ा होगा ऑक्सीजन को कितने चाहिए? दो चाहिए, तो एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा H से। तो ये बन गया ऐसे ग्रुप। तो अगर ये ऐसे ग्रुप बन गया है तो इसमें कार्बन कितने हैं? दो। अगर कार्बन दो है तो क्या बोलेंगे? इथ, है ना। और ये क्या है कि ये है आपका OH ग्रुप, मतलब ऑल। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आता है इसका जो वो होता है फॉर्मूला, वो होता है OH का होता है ऑल। जैसे क्रोमो ब्रोमो होता है, यहाँ पर होता है ऑल। तो ये हो जाएगा इथेनॉल। मतलब इथेन का, इथेन में आप ई को हटा के OL लगा दोगे, तो ये बन गया इथेनॉल। फॉर एन एग्जाम्पल अब एक और आते हैं CH3CHO। इसमें क्या होगा? अभी आ जाता है CHO ग्रुप। जैसे ही CHO आया तो मैं एकदम टेबल में याद करोगे क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। अगर एल्डिहाइड होता है तो उसका ग्रुप क्या बनेगा फॉर्मूला? तो आप कहोगे कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो दो कार्बन लगा दिए, इसमें हाइड्रोजन लगा दिए। अब यहाँ पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन लगा दिया। और अब कार्बन कितने बचे? एक, दो। अब यहाँ पर तो भाई दो चाहिए कार्बन को, तो डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। तो CHO ग्रुप में, एल्डिहाइड ग्रुप में आपके ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। यहीं पर देखो हमने बना भी रखे हैं डबल बॉन्ड। ठीक बात है। तो ये टेबल याद होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका। तो ये क्या बन गया आपका? अब कितने कार्बन है इसमें? इसमें है आपके दो कार्बन। तो अगर दो कार्बन तो क्या हो जाएगा? इथेन। और क्या बन जाएगा? नल, इथेनल। क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप में क्या नंबर क्या होगा? सफिक्स आपका अल होगा, अल। ठीक है। ऐसे ही एक और ग्रुप करते हैं। एक और में क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम CH3COCH3। तो इसमें कितना होगा? वापस से तीन कार्बन है, लगा दिए, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। फिर कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन। इसके साथ क्या है? C, एक, दो, तीन, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन लगा दिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब आप देखोगे बीच में कितने हैं? इस कार्बन के पास तीन ही हो रहे हैं, मतलब इसके यहाँ पर क्या लगेगा? डबल बॉन्ड लगेगा। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा, और ये कौन सा ग्रुप हो गया? देखो डबल बॉन्ड ही लग रहा है। कौन सा ग्रुप हो गया? ओन। इसमें क्या होता है? सफिक्स ऑन होता है। कितने कार्बन है? तीन कार्बन है। तीन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और ई हटा के लगा देंगे प्रोपेनॉन। समझ में आ गया? ठीक बात है। ऐसे ही एक और करते हैं लास्ट ग्रुप का। CH3COOH। कितने कार्बन है? दो कार्बन है। H कितने? एक, दो, तीन लगा दिया, एक कार्बन लगा दिया। अब इस कार्बन को कितने चाहिए? इस कार्बन को चाहिए दो, तो यहाँ से मिल गए, और एक हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ पर से मिल गया, और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल गया। तो ये बन गया आपका CH3COOH। अब ये क्या होगा? कितने कार्बन है? तो आप कहोगे इसमें दो कार्बन है, मतलब इथेन। ई हटा दो, और क्या लगाएंगे? अब यहाँ पर लगाएंगे ऑइक एसिड। तो क्या बन जाएगा ये? इथेनॉइक एसिड। ये याद रखना यहाँ पर कार्बन की डबल बॉन्ड होता है, लेकिन साथ में क्या होता है? OH भी होता है। लेकिन कीटोन में क्या होता है? सिर्फ डबल बॉन्ड होता है, OH नहीं होता है। तो ये याद रखना, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता है, ये रहा। और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, OH होता है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड O के साथ क्या होता है? H होता है एल्डिहाइड में। तो CHO होता है, ये होता है CHO, और ये होता है CO, और ये होता है
OH। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा मतलब ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, इसकी मैं प्रैक्टिस सीरीज़ भी लाऊँगा इसमें, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, है ना? जब हम क्वेश्चंस इसके कम से कम 10-12 क्वेश्चन करेंगे ना, इसके ये पाँचों फंक्शन ग्रुप के, पाँचों मतलब 4 तो ये रहे और 1 हेलो ग्रुप के, तो आप अपने आप समझ जाओगे, अपने आप बनाने लग जाओगे। अभी भी जिसने करा होगा पहले से, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ये। ठीक बात है। अब आते हैं होमोलोगस सीरीज़ पे। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है कि एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज़ होती है जिनका केमिकल फ़ॉर्मूला सेम रहता है। जैसे मैं कहूँगा CH4 C2H6 C3H8। अब आप कहोगे क्या है? ये एक कार्बन है और इसको डबल करा तो कितना आएगा? n इक्वल टू 1 है, तो 2n कितना हो गया? 2 और कितने ऐड करे गए? +2, तो कौन सा फ़ॉर्मूला बन गया? CnH2n +2। इसमें क्या है? इसमें देखो n कितने हैं? 2 हैं, तो 2n कितना हो गया? 4। कितना ऐड हो रहा है? 2। तो यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला बन गया? CnH2n +2। इसमें कितने हैं? n इक्वल टू 3 है, 2n इक्वल टू कितने हो गए? 6 हो गए, तो कितने ऐड हो रहे हैं? +2। तो इसका भी फॉर्मूला क्या बन गया? CnH2n +2। तो मतलब सेम आपका अगर फॉर्मूला बन रहा है, सेम आपका सक्सेसिव वो है, ग्रुप है, मतलब कि कौन सा ग्रुप हो गया? ये आपका एल्केन की सीरीज़ हो गई। सेम आपका हाइड्रोकार्बन है, तो आप बोलोगे होमोलोगस सीरीज़ है एल्केन की, है ना? और इसमें कितना डिफरेंस है? देखो, एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, तो C, और हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है? तो आप कहोगे 2 का, तो CH2 का डिफरेंस होता है इसमें। सही है? तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑल मेंबर्स रिप्रेजेंट बाय सेम जनरल फॉर्मूला। तो देखो, सेम जनरल फॉर्मूला आ रहा है, सही बात है। अब 2 एडजेसेंट मेंबर जो है वो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, सही बात है। मॉलिक्यूलर मास अगर निकालें इसका कितना हो जाएगा? कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, तो कितना हो गया ये? 14 U। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 14 U का आएगा। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम रहेंगी? ये है तो एल्केन्स ही, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखने में ही कैसे हो जाएंगे? ये अलग हो जाएंगे। तो इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। अब आते हैं स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म पे। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में क्या होता है? जो फॉर्मूला सेम है, जैसे C4H10, इसमें कितने 1 2 3 4 है ना? और इनका अरेंजमेंट कैसे है? सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन इसका मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, 2 कार्बन है और कार्बन के साथ ही 2 कार्बन अटैच कर दिए, तो इनका स्ट्रक्चर जिनका अलग हो जाए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे। कैसे? इसमें कार्बन कितने? 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन कितने हैं? 10, और कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 4 और 10। तो देखो, केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसी को बोलेंगे आपका स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। हमने क्या करा? हमने बेसिकली एक बार तो चेन में बना दिया, मतलब सीधे सीधे लगा दिया, अगर आप ध्यान से देखोगे, और दूसरी बार में क्या करा? 2 कार्बन यहाँ लगा के ऐसे लगा दिए। अब इसके पास कितने कार्बन है? इसके पास एक ही है, एक कार्बन से लिंक है, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इसके बाद कितने हो गए? 1 2 3, तो इसको कितने चाहिए? सिर्फ 1 चाहिए, तो 1 लगा दिया। इसको कितने चाहिए होंगे? 1 ही है, तो 3 लगा दिए। इसको कितने चाहिए? 1 ही है, 3 लगा दिए। तो ये एक और स्ट्रक्चर बन गया ना, तो 2 तरह से स्ट्रक्चर बन जाते हैं इसके। तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब 2 इंपॉर्टेंट आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं, वो पढ़ने हैं, कि वो होता है, पहला है इथेनॉल और दूसरा है इथेनोइक एसिड। इथेनॉल क्या होता है? वही जो समझ रहे होगे, दुकानों पे मिलता है। कौन सी वाली? अरे मेडिकल स्टोर पे, मतलब ये इथेनॉल जो होता है वो कफ सिरप में यूज़ होता है ना। हाँ, जो तुम सोच रहे हो वही दुकान पे भी मिलता है। ठीक है, तो ये लिक्विड होता है आपका, सॉल्युबल होता है पानी में। पानी में होता है, नीट मिला देते हैं। हाँ वही, पानी में भी होता है सॉल्युबल। अच्छा, सोचना एक बार, क्या ये ऑयल में सॉल्युबल होगा? मिला के देखना जिसके पास पड़ी हो। ठीक है, तो ये पानी में देखना, पानी में सॉल्युबल होता है और कॉन्टिन्यूसली कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? अब तो भाई भेद खुल गया, इसको बोलते हैं एल्कोहल, है ना? एल्कोहल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोहल। ठीक है। और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, मतलब रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, एक्टिव होता है, इसके अंदर सब जो बनती कैसे है? ये बेसिकली बनती है आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फर्मेंटेशन प्रोसेस किसका? मोलेसिस का। अब मोलेसिस क्या होता है? मोलेसिस होता है जो गन्ने की जूस होता है उसको सड़ा के, तो अलग अलग तरीके, अब तुम कहोगे वाइन जो है वो तो उससे बनती है, ग्रेप्स से। हाँ, तो ग्रेप्स को भी सड़ा के बनती है, अलग अलग तरीके हैं बनाने के। तो ज़्यादातर क्या है? गन्ने को सड़ा के बनती है। अब ये यूज़ कैसे होती है? गुड सॉल्वेंट है, हमें पता है भाई, सॉल्वेंट तो अच्छा है। ये मेडिसिन में यूज़ होती है, जैसे टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप में। कफ सिरप मतलब समझ गए ना? पहले वो आती थी कफ सिरप, नाम नहीं लेना चाहिए अभी, तो उसमें क्या हुआ, ज़्यादा मिला देते थे, तो जिसने पी ली दो 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 ढक्कन, तो वो मस्त हो जाता था। तो वो वैसा ही असर करती थी। तो ये होता है कफ सिरप, तो मैं भी वही होते थे। तो अब थोड़ा बैन बैन हुई, उसके बाद पैसे वैसे हो आके, रिसर्च हो आके सब सही हो गई। ठीक है, तो ये था आपका इथेनॉल, जिसको कॉमनली नोन एज एल्कोहल। अब आता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है? एक तरह का इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3COH।
एसिटिक एसिड होता है क्या है? जैसे कि आपका एक एसिड होता है जिसमें अगर आप 5 से 8% उसका सॉल्यूशन पानी में मिलाओगे, तो वो विनेगर बन जाता है। विनेगर क्या होता है? सिरका। तो अगर कोई पूछे सिरके में कौन-सा एसिड होता है, तो आपको पता होना चाहिए सिरके में होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से ही बनता है सिरका आपका। और ये किस लिए यूज़ होता है? प्री प्रिजर्वेशन में स्पेलिंग गलत दी, प्रिजर्वेशन 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 ऑफ पिकल। पिकल मतलब अचार को सही रखने में यूज़ होता है, प्याज में यूज़ होता है, बहुत सारी जगह रेस्टोरेंट में यूज़ होता है। वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 290 केल्विन। इसको अगर डिग्री में करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप 290 में माइनस कर दोगे कितना? 273। कितना आ जाएगा? जितना भी आएगा वो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। तो अगर ये कितना आ गया वैसे लगा लो 83, तो 83 तो ये हो गया 17 डिग्री सेल्सियस, 17। तो विंटर में अगर आपका टेम्परेचर कितना पहुंच गया? 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर अच्छा एसिटिक एसिड होगा, अच्छा एसिटिक एसिड, तो वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा 5 डिग्री में। क्यों? उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? वो 17 डिग्री है। तो वो जम जाएगा 5 डिग्री पे। ठीक बात है, 70 डिग्री वो पिघलने लगता है, तो 5 डिग्री पे क्या होगा? जम जाएगा। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक तरह की कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ये एथेनोइक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। तो एक और बात इसके बारे में याद होनी चाहिए, फ्रोजन एसिटिक एसिड जो है, अगर एसिटिक एसिड जम गया तो उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसमें जो मेन है, जो मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, वो इस फंक्शनल ग्रुप में आएगी कि आपको पता होना चाहिए एक हेलो ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक होता है। हमने अल्कोहल ग्रुप में अभी हमने पढ़ा इथेनॉल के बारे में, एक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा, हमने इथेनॉइक एसिड के बारे में। तो इथेनॉइक मतलब कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए। इसमें कितने हो गए इथेनॉल में? तो 2 हो गए। तो इथेन मतलब क्या होता है? 2। तो ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बची हुई है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। काफ़ी मेन पॉइंट्स थे, वो मैंने कवर कर दिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, वो और कवर कर देंगे। इसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट भी उसमें ही हो जाएगा कवर, और ये वाला चैप्टर कार्बन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी सिंगल वीडियो में सिर्फ जो मेन प्रोस्पेक्टिव था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो सब बताई गई है आपको, और काफ़ी फंक्शनल ग्रुप बताए गए हैं, आइसोमरिज्म बताया गया है, होमोलोगस सीरीज बताया गया है, ये सब। तो बाकी देखते रहिए। आगे की वीडियो में आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और पूरी केमिस्ट्री उसकी खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।